नमस्कार विद्यार्थियों। व्यावसायिक सांख्यिकी या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्रेणियों के प्रकार समझे थे। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, व्यक्तिगत, खंडित और सतत या अविच्छिन्न समंकमाला। आज हम सतत समंकमाला, C स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस, सतत समंकमाला कंटिन्यूअस सीरीज के विभिन्न स्वरूप कौन से होते हैं और जब हम प्रश्न हल करते हैं तो कैसे हमें कैलकुलेशंस दिए गए प्रश्न को तब्दील करना पड़ता है, बदलना पड़ता है हमारे अनुरूप, ताकि प्रश्न में से वैल्यूज को फार्मूले में ले जा सके। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि एक बात हमने तय की थी कि कंटिन्यूअस सीरीज में जो वर्गांतर हो ग्रुप्स या लेस देन, मोर देन यानी संचयी आवृत्ति के रूप में सीरीज दे रखी हो, आवृत्ति नहीं संचयी आवृत्ति, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसीज। हम देखेंगे आज उसको कि कैसे उसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं, और या फिर वो जो ग्रुप्स हैं वो समावेशी या अपवर्जी हो, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव हो, अंतराल समान हो और असमान हो। इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। उससे कैसे हमें सवाल में मिड वैल्यू यानी एक्स सीरीज की कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज की जब हम बात करते हैं और प्रश्नों को हल करने की बात करें कंटिन्यूअस सीरीज की, तो उसमें एक्स जो होगा फार्मूले में, जब भी एक्स का प्रयोग किया गया होगा वो उस कंटिन्यूअस सीरीज की मिड वैल्यू से संबंधित बात होगी। तो प्रश्न में अगर हमें ग्रुप्स दे रखे हैं तो भी हमें मिड वैल्यू चाहिए, हमें लेस देन, मोर देन यानी कोई क्युमुलेटिव सीरीज दे रखी है तो भी हमें मिड वैल्यू चाहिए। पर लेस देन, मोर देन या क्युमुलेटिव सीरीज जब हमें दे रखी होगी तो पहले हमें उसे समान अंतराल के ग्रुप्स में बदलना पड़ेगा और फिर समान अंतराल के ग्रुप्स के बाद में उसकी मिड वैल्यू भी ज्ञात हम कर पाएंगे। पिछले वीडियो में भी एक कैलकुलेशन हमने मिड वैल्यू की थी। आज हम फिर वापस देखते हैं कि जैसे कि आपको वर्ग या ग्रुप्स दिए हुए हैं, इसमें उस ग्रुप की सीमाएं बतला रखी हैं। लोअर लिमिट जिसको L1 से डिनोट किया जाता है, अपर लिमिट जिसे L2 से डिनोट किया जाता है, यानी कि ग्रुप्स में जो पहली पहली बातें लिखी गई हैं ये सारी L1 है ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और जो दूसरी बात लिखी गई है अपर लिमिट है वो सारी की सारी जिसको हम L2 से डिनोट करते हैं। हर एक ग्रुप की L2 दे रखी है। जैसे पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप 0 to 5, सेकेंड ग्रुप 5 to 10, आई रिपीट, फर्स्ट ग्रुप L1 इसकी 0 और L2 5। जहां पे ये खत्म हुआ पहला वर्ग, वहीं से दूसरा वर्ग प्रारंभ हो गया है, 5 से ही प्रारंभ हो गया है, 5 to 10। थर्ड ग्रुप 10 से जब सेकंड ग्रुप खत्म हुआ वहीं से थर्ड ग्रुप प्रारंभ हो गया है, 10 to 15। तो यहां पे आप एक विशेष बात देख रहे हैं कि एक तो अंतराल इनमें सब में समान है, दूसरा आप देख रहे हैं जहां पे पहला वर्ग खत्म होता है वहां से दूसरा वर्ग, और दूसरा वर्ग जहां से खत्म होता है वहां से तीसरा वर्ग, और इसी क्रम से आगे अन्य वर्गों में भी ये स्थिति दिख रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये जो श्रेणी है ये एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है, अपवर्जी श्रेणी कहलाती है, जिसमें कि प्रायः यह माना जाता है कि L1 चर की फ्रीक्वेंसी तो इसमें शामिल है परंतु L2 की फ्रीक्वेंसी इसमें शामिल नहीं है। यदि इनको हम प्राप्तांक मान ले तो 0 से 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, 5 से 10 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 हो जाएगी। परंतु यहां पे ये ध्यान रहे कि 5 अंक एग्जैक्टली जिसने प्राप्त किए वो इसमें शामिल नहीं है, वरन वो 5 से 10 वाली इस आवृत्ति 7 में शामिल है। तो L2 प्रायः शामिल, L2 की फ्रीक्वेंसी प्रायः अपवर्जी स्वरूप में शामिल नहीं होती है, L1 की फ्रीक्वेंसी इसमें शामिल होती है। जहां पे पहला वर्ग खत्म होता है वहीं से दूसरा वर्ग प्रारंभ होता है, जहां से दूसरा वर्ग खत्म होता है वहीं से तीसरा वर्ग प्रारंभ होता है। जब ऐसी स्थिति है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, अपवर्जी श्रेणी है, और दूसरा साथ में ही चूंकि ये बढ़ता हुआ क्रम आपको दिख रहा है इस एक्स श्रेणी में, तथ्य वाली श्रेणी में, तो ये साथ ही साथ असेंडिंग मैनर में अरेंज श्रेणी भी कहलाती है।
आरोही क्रम में व्यवस्थित श्रेणी कहलाती है। आरोही असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम में ये अपवर्गीय श्रेणी का एग्जांपल हमारे सामने है, जिसमें ये सारी L1 है और ये सारी L2 है। इनको हम ग्रुप्स कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, क्लासेस कह सकते हैं, क्लास इंटरवल कह सकते हैं, जैसा भी प्रश्न में उल्लिखित हो। साथ ही मैं फ्रीक्वेंसी पे जाऊं उससे पहले इस बात को बोलूं कि 0 से 5 इस वर्ग में अंतर कितने का है? 5 का। कैसे आपने ज्ञात किया? L2 में से L1 को घटाया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड ग्रुप में देखिए, L2 कितना है? 10, L1 कितना है? 5, दोनों का डिफरेंस करें तो वो कितना हो जाएगा? 5। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं फॉर्मूला, इसे हम वर्ग विस्तार कहते हैं, इंटरवल या क्लास इंटरवल भी बोल देते हैं इसको हम। ये I है, इसका सिंबल है I को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? L2 माइनस L1। परंतु ध्यान यहां पे यही रखें कि जब आप ये फार्मूला लगा रहे हैं I की कैलकुलेशन के लिए, उस समय ये श्रेणी अपवर्गीय स्वरूप में होनी चाहिए और बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। अगर ये अवरोही है या ये समावेशी श्रेणी है, तब ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग ना करें, वरन उसके बाद में जब मिड वैल्यू ज्ञात हो जाए तब आप इसका प्रयोग करें। दो लगातार मध्य मूल्यों का अंतर भी I कहलाता है। कैसे? हम देखते हैं। मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट क्यों करना जरूरी है? क्योंकि किसी भी प्रश्न को अगर हमें हल करना, चाहे वो माध्य निकालना हो, मध्यिका निकालना हो, बहुलक निकालना हो, या और भी किसी प्रकार का सूत्र का प्रयोग हमें किया जाना हो, किसी टेक्निक का प्रयोग हमें करना हो समंकों के विश्लेषण के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमें x की आवश्यकता होगी। और कंटिन्यूअस सीरीज में x का मतलब हमेशा क्या होगा? मिड वैल्यू ही होगा। मिड वैल्यू वाली सीरीज को x कहते हैं, और इन x के लिए, इन मिड वैल्यूज के लिए जो आवृत्तियां हो उन्हें ही सिंबॉलिक टर्म में हम f कहते हैं। तो मिड वैल्यू x और उनसे संबंधित बात जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के रूप में हमने अरेंज कर ली हो, कैलकुलेट कर ली हो, उसे हम कहते हैं f। सवाल को हल करने के दृष्टिकोण कौन से अपवर्गीय श्रेणी में एक सतत समांकमाला में इस प्रकार की अरेंजमेंट की आवश्यकता में हमेशा होगी। मिड वैल्यू निकाले उसी प्रकार से, जैसे ये 0 और 10 दोनों का 0 और 5 दोनों का योग है 5, और इसका आधा कर दें तो इट कम्स टू 2.5। यानी कि मिड वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम काम में ले सकते हैं सूत्र इस तरीके से। मिड वैल्यू L1 प्लस L2 बाई 2। लोअर लिमिट दूसरे ग्रुप में देखिए, सेकंड ग्रुप में लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10, दोनों का योग करें 15। 15 में अगर हम 2 का भाग दे दें, 15 इज डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स टू 7.5। इसी प्रकार से इन दोनों का मध्य मूल्य हो जाएगा 12.5, देन 17.5 एंड देन इसके लिए 22.5। जब हम I का सूत्र का प्रयोग करें तो ध्यान से देखिए, दो लगातार मध्य मूल्यों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो यहां पर भी 5 है, ये यहां से निकालेंगे तो ये भी I बराबर 5 है। तो इंटरवल मध्य मूल्यों से भी निकाला जा सकता है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंतर से भी ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान रहे, मिड वैल्यू इंटरवल कभी भी I कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई भी समान अंतराल के ग्रुप दे रखे हो तो बहुत आसानी से हम x ज्ञात कर सकते हैं, और जो समान अंतराल के ग्रुप है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि समान अंतराल के जो ग्रुप है इस प्रकार के, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ही इनकी मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि हमने ग्रुप को मिड वैल्यू में भले ही कन्वर्ट कर लिया हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। इन मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी यही कहलाएगी। जैसे मैं बोलूं तो 2.5 मिड वैल्यू की x के वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। इसी प्रकार से दूसरे ग्रुप की जो मिड वैल्यू है 7.5, इस x के वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। चाहे मैं इधर से बोलूं 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। तो समान अंतराल के ग्रुप हो, उनकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम f से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज नॉट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। प्रश्न में आवृत्ति लिखा हो उसका मतलब हो f, ये जरूरी नहीं, इसको हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। और मिड वैल्यू जो हमने निकाला है वो इसकी भी आवृत्तियां यही कहलाएगी। तो प्रश्न को हल करने के लिए दो चीज चाहिए, x एंड f बोथ आर हियर।
एक्स और एफ अगर हमारे पास में हो तो इस प्रकार से अरेंज करके किसी भी प्रश्न को हल किया जा सकता है, कोई भी टेक्निक का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर कि अगर लिखा हुआ हो लेस देन और साथ में लिखी हुई हो बात फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि याद रखें कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब लेस देन लिखा हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी साथ में भले ही थियोरेटिकली लिखा हुआ हो, पर सवाल हल करने के दृष्टिकोण से इसको हम एफ का सिंबल नहीं देंगे। इसके लिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? हम एग्जांपल देखते हैं। लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन, इसको यूं ही पढ़ेंगे हमेशा हम, लेस देन 25 एंड वन मोर लेस देन 30। इस वर्ड को हमेशा हम साथ में पढ़ेंगे। लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 एंड 25 एंड लेस देन 30। हमेशा इस वर्ड को साथ में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि जैसे ही हमें यहाँ पे ये वर्ड मिला लेस देन, तैसे ही हम कह दें कि ये श्रेणी सतत समांक माला है। यद्यपि यहाँ पे खंडित स्वरूप में हमें दिख रहे, ग्रुप नहीं दे रखा है, तो भी लेस देन है। अगर यहां पे लिखा हुआ एक्स श्रेणी के ऊपर, तथ्य वाली श्रेणी के ऊपर जिसका विश्लेषण किया जाना है, उस श्रेणी के ऊपर अगर हमें लेस देन मिलता है, मोर देन मिलता है, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, एक्सीडिंग टू, नॉट एक्सीडिंग टू, अप टू, ऐसे शब्द यहां पे मिलते हैं। आई रिपीट, लेस देन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, मोर देन, ऐसे शब्द मिलते हैं तो ये हमेशा सतत श्रेणी का एग्जाम्पल कहलाएगा। और यद्यपि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लेते हैं कि 3। लेस देन 15 की फ्रीक्वेंसी ये इसके बराबर या अधिक हो सकती है, कभी भी कम नहीं हो सकती, 8। लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18। लेस देन 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लेते हैं कि 22। एंड लेस देन 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लेते हैं कि 25। तो पहली बात तो लेस देन है, इसलिए सीरीज सतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, ये फ्रीक्वेंसी भले ही लिखा हुआ हो परंतु ये एफ नहीं है, हमें एफ बनानी पड़ेगी। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हम कैसे बनाएं? इसके लिए हमें ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए भी मिड वैल्यू को x और इससे संबंधित नंबर ऑफ आइटम्स को हमें f कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका बदलाव करना बहुत जरूरी है। उससे पहले बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझना बहुत जरूरी है कि इस सवाल में लोअर लिमिट कितनी है, सबसे कम वेजेस कितना दिया जाता है। यहाँ पे चूंकि लेस देन है तो 10 से पीछे जाना है। कितना जाना है? जितना कि हम आगे गए हैं। आगे कितना गए हैं? 10 से आगे 15 है, यानी कि 5 गए हैं, तो पीछे कितना जाना है? 5 जाना है। तो मैं इसको यूं सोच सकता हूं कि चाहे तो मैं इसको बोलूं लेस देन 10, या इस सवाल में मैं बोलूं चाहे तो 5 to 10, दोनों एक ही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे 5 है इसलिए पीछे 5 गए हैं। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ होता तो ये 10 पीछे जाते तो 0 से 10 हो जाता, ये अंतर है, इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात, 5 से 10 की आवृत्ति 3 है। आगे इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? लेस देन 15। लेस देन 15 मतलब 15 से कम। कहां तक? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन से प्रारंभ करें। और लोअर लिमिट इस सवाल की कितनी है? 5। ये 5 से 15 कहलाएगा। इसी प्रकार से सवाल की लोअर लिमिट कितनी है? हर बार 5। तो लेस देन के सवाल में हर बार 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अपने को प्रश्न में देखा 5 से लेके 20 तक, या फिर इसको बोल रहे हैं लेस देन 20 की आवृत्ति 18। ठीक इसी प्रकार से ये 5 से लेके 25, ये 5 से लेके 30 तक की आवृत्ति आपको दे रखी है। तो लेस देन 10 को कन्वर्ट कर लिया, लेस देन 15 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में एटलीस्ट इसको कन्वर्ट करना सीखें, क्योंकि इसको कन्वर्ट किए बिना सही आवृत्तियां उस समान अंतराल के ग्रुप के आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस ग्रुप की, मैं सेकंड ग्रुप को ले रहा हूं, 5 से 15 की आवृत्ति कितनी है? 8 है।
5 से 15 की आवृत्ति कितनी है? 8 है। इसको कभी भी आप 10 से 15 की आवृत्ति ना समझें, ये मिस्टेक मेजरली की जाती है बच्चों के द्वारा। इसको हम कन्वर्ट करते हैं समान अंतराल के ग्रुप्स में। इसी का कन्वर्जन है, इसका कन्वर्जन इस तरीके से हम कर रहे हैं कि इसको हम कैसे कहें कि सबसे कम वैल्यू चर की कितनी है? वो है 5। कहां तक जाना है? यहां तक, 10 तक। फिर 10 पे जहां पे खत्म किया वहां से स्टार्ट करें और कहां तक जाना है? 5 आगे बढ़ाइए यहां तक, 15 तक। फिर 15 से स्टार्ट करें, कहां तक जाएं? 20 तक। ऐसे ही अगला 20 से 25 और फिर 25 से 30। हमारे समान अंतराल के ग्रुप इस प्रकार से बनेंगे इस लेस देन की सीरीज के लिए। अब हमें आवृत्तियों का बदलाव करना है। ध्यान है, अब समान अंतराल के ग्रुप हो गए एक बार, अपवर्जी श्रेणी ये बन गई 2 बार, असेंडिंग ऑर्डर में है 3 बार। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग की जो आवृत्ति है उसको हम एफ कह लेंगे, फ्रीक्वेंसी कहला जाएगी। यहां पे भी लेस देन 10 का मतलब 5 to 10 है। 5 to 10 की आवृत्ति कितनी है? 3। तो अभी भी 5 to 10 की आवृत्ति 3 ही कहलाएगी। यहां पे आंसर देखिए, 5 से 15 की आवृत्ति है 8। मैं इसको एक स्केल की सहायता से एक बार समझाना चाहूंगा। 5 से लेके 15 तक की आवृत्ति है, वो कुल मिला के कितनी है? 8। जबकि हमें चाहिए कितनी? मात्र 10 से लेके 15 तक की। मैं बीच में लिखता हूं 10। हमें चाहिए केवल यहां से यहां तक की आवृत्ति। इसका मतलब क्या बोलूं कि ये नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 5 to 10 की आवृत्ति को इसमें से 8 में से घटा दें। 5 to 10 की आवृत्ति कितनी है? यहां पे लिखी हुई है 3। तो कुल मिला के ये 8 है। इसमें से एक भाग अगर 3 है तो दूसरा भाग कितना होगा? 8 minus 3 is equivalent to 5। इसी प्रकार से अगले वर्ग में देखेंगे कि 5 से 20 तक की कुल आवृत्ति है कितनी? 18। 5 से 20 तक की कुल आवृत्ति कितनी है? 18। हमें क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए? हमें चाहिए 15 से 20। यहां से यहां तक की आवृत्ति हमें चाहिए। तो ये वाला पोर्शन जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। 5 से 15 की आवृत्ति दे रखी है 8, ये नहीं चाहिए तो 18 में से 8 को घटा दीजिए तो शेष आवृत्ति यहाँ की बच जाएगी कि 18 में से 8 को छोड़ दीजिए तो यहाँ की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10। इसी प्रकार से 20 से 25 की आवृत्ति अगर अपन देखें तो ये 5 से 25 की है 22, इसमें से 18 को माइनस कर दें तो 4 और 25 में से 22 को माइनस कर दें तो कितनी हो जाएगी? 3। अब क्या ये सही किया है? इसको देखने का एक तरीका है अपने पास में कि अगर ये लेस देन लिखा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में इनको योग कीजिए। 5 और 3 8 और 10 18 और 4 22 और 3 25। फ्रीक्वेंसी का जोड़, इसको समेशन एफ भी कहते हैं। ये एफ, ये समेशन एफ, और इसी को एन भी कहते हैं 25। ये इसके बराबर होना चाहिए हमेशा। लेस देन का सवाल हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रश्न में होगी, यद्यपि उनपे आपको अक्सर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ मिलेगा या एफ लिखा हुआ मिल जाएगा, परंतु वो ना एफ है ना फ्रीक्वेंसी, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसकी जो लास्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, वो यहाँ पे इन फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। अगर ये लेस देन है तो हाईएस्ट वैल्यू इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज वी अरेंज फॉर इक्वल इंटरवल्स। ये 25 है, वो एन कहलाएगा। तो इस प्रकार से समान अंतराल के ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसी आ गई। और अगर हमें प्रश्न को हल करना है तो आपको मालूम ही है क्या चीज चाहिए? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को क्या कहते हैं? एक्स, क्योंकि एक्स और एफ के बिना कैलकुलेशंस फार्मूले में लगा के कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसी प्रकार से जैसे वहां कैलकुलेट किया था, यहां देखिए 5 और 10 15, इन दोनों का योग L1 और L2 का योग कितना हो गया? 15। 15 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। इसी प्रकार से 10 से 15 इन दोनों को जोड़िए तो 25। 25 डिवाइडेड बाई 2 इज 12.5। सिमिलरली 15 प्लस 20 35।
35/2 17.5। इधर से बोलूं मैं तो कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर अंतराल समान है, i is equal for each and every group, then first is 7.5 add 5, this is the interval 5 to 10 difference is 5, प्लस कीजिए 12.5 प्लस कीजिए 17.5 प्लस कीजिए 17.5 प्लस 5 22.5 एंड देन 22.5 प्लस 5 27.5। इसको चेक कर लीजिए, इन दोनों की जो मिड वैल्यू है वो 27.5 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अगर लेस देन या इसकी जगह पे अंडर या बिलो, तीनों में से कोई से भी शब्द होते तो ये प्रश्न इसी प्रकार से किया जाता, यहां से कम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर बार इसको ये पढ़ना है कि लेस देन 10 3, लेस देन सेकेंड ग्रुप के लिए भी पढ़े ऐसे, लेस देन 15 8, लेस देन 20 फ्रीक्वेंसीज 18, लेस देन 25 फ्रीक्वेंसीज 22। इनको ग्रुप के रूप में पढ़ें कि लेस देन का मतलब कहां से कहां तक, सवाल की लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट से लेके यहां तक। ऐसे सोचे आप दिमाग में कि लोअर लिमिट से लेके यहां तक जो की बात प्रश्न में लिखी हुई है, वहां तक की आवृत्तियां आपको प्रश्न में दे रखी हैं। जबकि आपको किसके लिए आवृत्ति चाहिए, समान अंतराल के लिए चाहिए। तो समान अंतराल में इस प्रकार से आप इसको बदलाव करें। अब ये प्रश्न किया जा सकता है, किसी भी फार्मूले का प्रयोग इसके ऊपर किया जा सकता है। हमारे पास में लोअर लिमिट अपर लिमिट है, हमारे पास में x या लिमिट वैल्यू है, और x से संबंधित फ्रीक्वेंसी या समान अंतराल से संबंधित फ्रीक्वेंसी प्रश्न में दे रखी है। इनमें आपस में समान रहती है, ये बदलती नहीं। जबकि यहाँ देखें लेस देन की जो फ्रीक्वेंसी थी, प्रश्न में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था, परंतु वो बदल के क्या हो गई, क्रमशः ये हो गई, ये नहीं गई। इनको f की जगह पे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इस बातों को ध्यान में रखेंगे हम, और इस प्रकार से आवृत्तियों का बदलाव करेंगे। ऐसे ही मोर देन होगा तो ठीक ये आवृत्ति का क्रम उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा सबसे पहले होगी, सबसे कम सबसे बाद में होगी। तो मोर देन होगा, तब उसको भी हम सवाल आगे किसी वीडियो में सवाल करेंगे, तब मोर देन को भी समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सबसे जो देखी वो हमने क्या देखी कि सतत समंगमाला है, और अगर ये अपवर्जी स्वरूप में है, जहाँ पे पहला वर्ग खत्म वहां पे दूसरा वर्ग प्रारंभ हो, और अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रश्न में दे रखी हो तो उसका बदलाव फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से किया जाता है, लेस देन वाली सीरीज को समान अंतराल के ग्रुप में कैसे बदला जा सकता है, ये आज हमने समझा है। इसी प्रकार से आगे के वीडियो में आप लगातार देखते रहिए, आगे आने वाले स्टेप्स को भी हम उसमें समझेंगे। थैंक यू।